फ्रेंचाइज उन्हीं को पैसा देंगे, किसी दूसरे बंदे को तो वो पैसा नहीं देंगे जिनसे कोई काम नहीं है। तो उन्होंने लिया, उनके खिलाफ इंक्वायरी होनी चाहिए। मैं और मंसूरुल हक साहब ने भी ये डील नहीं की। ये तो मैंने आप बता चुका हूं कि एडमिरल सईद महमूद खान से डील की है, और ना ही मेरा इस डील से किसी की तरह भी कोई ताल्लुक है। मैं तो इस डील से बहुत अरसे के बाद नेवी में डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस बना, और एज नेवल इंटेलिजेंस ना कभी पहले, ना अब और ना आइंदा डीलों में डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट नहीं करते वो। कमोडोर साहब, एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि असल मुलजिमों को छोड़ दिया गया इस केस में, जिनकी निशानदेही आपने की थी, जी सर, जिनका आपने एक सबूत भी अभी हमें कहा है कि एक लेटर की शक्ल में। मुझे ये बताएं, फिर आपको किस वजह से जबरी रिटायर किया गया, आपका कोर्ट मार्शल हुआ, और ये क्या वजह थी आखिर, आपका इसमें क्या चक्कर क्या था आपका? 96 में जब मैं DGNI से रिटायर हुआ, DGNI से मैंने जॉब छोड़ी, मुझे सेलेक्ट किया गया रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडी कोर्स UK में। इसी दौरान एडमिरल मंसूरुल हक को जबरी रिटायर कर दिया गया, और एडमिरल फसी बुखारी को चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ बना दिया गया। एडमिरल फसी बुखारी ने एडमिरल अजीज़ मिर्ज़ा साहब को वाइस चीफ बना दिया। कुछ अरसे के बाद उन्होंने मुझे रिटायर कर दिया। वो मुझे रिटायर कर नहीं सकते थे, इसलिए नहीं कर सकते थे कि मेरी अभी सर्विस बाकी थी। अगर मुझे रिटायर करते तो उनको जस्टिफिकेशन देनी पड़ती हुकूमत को कि क्यों हम रिटायर कर रहे हैं। इसलिए मैं कहता हूँ ये जबरी रिटायरमेंट थी, और ये उन्होंने इसलिए की क्योंकि जब वो रेयर एडमिरल थे और मैं DGNI था, और अजीज़ मिर्ज़ा साहब भी एडिशनल सेक्रेटरी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में थे, तो बहुत सारी मेरी जॉब है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने एडमिरल मंसूरुल हक को इनके खिलाफ बताई हुई थी। खिलाफ से मुराद ये नहीं है कि मैं उनके खिलाफ बोल रहा हूँ, खिलाफ से मुराद है जो इन्होंने किया था, उनको रिपोर्टिंग की हुई थी, जिसमें से एक सबसे इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी, वो थी ब्रुक गार्सियाज, जो अमेरिका से जहाज आए हुए थे, और सबमरीन्स का पुराना स्टोर पड़ा हुआ था जो इन्होंने बेचना था, और वो इन्होंने अपने एक दोस्त के साथ मिलकर ये बेचा, और उसमें इन्होंने बहुत सारा पैसा बनाया। तो मंसूरुल हक साहब ने इस पर इंक्वायरी बनाई। नेवल हेडक्वार्टर में इसकी इंक्वायरी की सारी रिपोर्ट भी पड़ी होगी। इसी तरह मेरी इतला के मुताबिक ये फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में भी इसकी इंक्वायरी हुई, मगर जब ये चीफ बन गए तो मेरी इतला के मुताबिक वो सब बंद कर दिया गया। इसी दुश्मनी में, इसी उस गुस्से में इन्होंने मुझे रिटायर कर दिया, और वो नॉर्मल लेटर्स जो रिटायरमेंट लेटर होते हैं उसमें झूठ बोल के मिनिस्ट्री को कि ये भी नॉर्मल रिटायरमेंट है, उनसे अप्रूवल ले ली। जब मैं वापस आया कोर्स करके तो इन्होंने मुझे एक लेटर दिया जो कि एक नॉर्मल लेटर होता है रिटायरमेंट का, और जिसमें उन्होंने मुझे बिल्कुल क्लियर चिट दी कि बहुत अच्छा अफसर था, बड़ा इसने काम किया, और जितनी भी तारीफें हो सकती थी वो इस लेटर में लिखा हुआ है, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। उस वक्त तक मैं बहुत सही आदमी था, बहुत साफ आदमी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। ये रिटायरमेंट आपको क्लीन चिट के साथ मिल गई? रिटायरमेंट मुझे क्लीन चिट के साथ, उस पर लिखा हुआ अगर आप पढ़ें कि ऑनरेबली रिटायर्ड, इसी के साथ अगर आप इसके सफा अगर आप उल्टें तो जो रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के जो कमांडेंट की रिपोर्ट है वो भी इसमें है। तो इसमें ये कहा हुआ है कि ये फर्दर प्रमोशंस के लिए बहुत एलिजिबल आदमी है, और इसकी बहुत अच्छी रिपोर्ट है। अगर आप इसको पढ़ के आप देखें, इस रिपोर्ट को देख के कोई मान नहीं सकता कि इस बंदे को रिटायर किया जा सकता है। मैं वापस आया, मैंने क्योंकि जबरी रिटायर किया हुआ था, कानून के खिलाफ था, मैंने चैलेंज कर दी रिपोर्ट, मैंने चैलेंज कर दी अपनी रिटायरमेंट। मैंने जब चैलेंज की तो उन्होंने मुझे एक थ्रेटनिंग खत लिख दिया, और मैंने कहा कि मुझे डिफेंस मिनिस्टर से मिला है। उन्होंने मुझे एक थ्रेटनिंग लेटर लिख दिया कि तुम्हारे खिलाफ, क्योंकि तुम इस किस्म की बातें करते हो चीफ के खिलाफ, तो तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। हालांकि मैं रिटायर हूँ, घर बैठा हुआ हूँ, मुझे नेवल लॉ मेरे पे अब अप्लाई भी नहीं होता, मगर मुझे थ्रेट दे रहे शुरू कर दिया कि जी तुम्हारे खिलाफ ये किया जाएगा, और ये भी कहा कि तुम चीफ जो है वो नहीं समझता कि तुम्हारी रिपोर्ट जो है फॉरवर्ड की जाए। वो ये लेटर है जो नेवल हेडक्वार्टर से मुझे जो इशू हुआ। यानी इस खत के आपकी जो ऑनरेबली रिटायरमेंट थी उसके बाद की ये बात है? ये उसके बाद की बात है। जब मैं वापस आ गया, ऑनरेबल रिटायर हो गया, लेटर बना दिया, ये मैंने जब चैलेंज किया उसके बाद किए। मैंने पर्सनल वेंडेटा के तहत ये उन्होंने ये किया। अब जब मैंने ये लिया, उन्होंने कहा कि आप नहीं मिल सकते, तो मैंने डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को वो भिजवा दी
कि जी जो कि रूल के मुताबिक है, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को भिजवा दी। उसकी कॉपी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से आप ले सकते हैं, मेरे पास भी पड़ी हुई कॉपी, मैं वो भी आपको दिखा सकता हूं। मगर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस से गलती हो चुकी हुई थी। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने मुझे गलती से रिटायर इनके कहने पे कर दिया हुआ था, वो इसकी पार्टी बन गए हुए थे। अब जो भी उसमें इन्वॉल्व था, मेरे ख्याल से सेक्रेटरी डिफेंस होंगे या कोई भी होगा, जो भी होगा वो, क्योंकि उनसे गलती हो चुकी हुई, लिहाजा उन्होंने उसको कवर अप कर दिया। मैं हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट में मैंने रिट कर दी, जो रावलपिंडी बेंच है। रिट करते ही इन्होंने मेरे घर वालों को तंग करना शुरू कर दिया। जब आपको वहां से मायूसी हुई है उस वक्त आपने ये रिट की, उसके बाद मैंने इसके बाद आपके घर तक चली गई। हाँ, जब मैंने रिट की है तो बात मेरे घर तक चली गई, क्योंकि इन्होंने नेवल पुलिस अपना सिक्योरिटी वाले मेरे ओपनली मेरी बीवी या मेरे बच्चे घर से बाहर निकलते थे तो गाड़ी को साथ टक्कर मारने की कोशिश करते थे। लोगों के थ्रू इन्होंने मुझे बताया कि जी तुम अपना केस वापस ले लो, मैंने नहीं लिया। तो अब इनके पास और कोई चारा नहीं था, इन्होंने एक जाली लेटर कोर्ट में जमा करा दिया कि जी इसको हम वापस री एम्प्लॉय कर लेते हैं, ये कोर्ट ऑर्डर्स है। नेवी मुझे री एम्प्लॉयमेंट कर ही नहीं सकती, इसलिए कि ये मिनिस्ट्री ने मुझे रिटायर किया है। मिनिस्ट्री मुझे रिकॉल करेगी, मिनिस्ट्री मुझे फिर वापस बुलाएगी अगर उन्होंने कोई एक्शन लेना मेरे खिलाफ। ये तो गैर कानूनी काम किया उन्होंने। जब ये सब कुछ कर रहा था, इस दौरान ये फ्रांस में ये सबमरीन केस उठ पड़ा, वहां पे अखबारों में आना शुरू हो गया, इस किस्म की बातें आनी शुरू होगी। अजीज मिर्जा साहब ने प्लानिंग जो थी, वो अजीज मिर्जा चाहे चीफ फसी बुखारी थी, मगर ये सारी प्लानिंग अजीज मिर्जा ने अपनी तरफ से की, अपने पर्सनल वेंडेटा की तरफ, क्योंकि वो एडमिरल मंसूर हक के साथ बिल्कुल उनकी बनती नहीं थी। और जाहिर है उन्होंने एक रिपोर्ट में लिखा भी है कि मैं उनका राइट हैंड मैन था। मैं तो उनसे कभी मैंने नौकरी नहीं की थी, ये पहली नौकरी मैंने नेवी में की उनके साथ एज डायरेक्टर जनरल नेवल इंटेलिजेंस। उससे पहले तो मेरी कभी नौकरी नहीं थी। इन्होंने उसका फायदा उठाया। सैफुर रहमान को जाके उन्होंने बताया कि जी हम अगर मंसूर इसको पकड़ लेंगे तो मंसूर हक को पकड़ लेंगे, मंसूर हक को पकड़ेंगे तो आसिफ अली जरदारी साहब और बेनज़ीर के सारी चीजें सामने आ जाएंगी। हम इस चीज का फायदा उठाते हैं, और इस चीज का फायदा अजीज मिर्जा ने एक जगह से नहीं 2 जगह उठाया। अपनी दुश्मनी भी निकलवाई और प्रमोशन भी ली, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ भी बन गए। फसी बुखारी साहब को जब 6 महीने पहले रिटायर करवा दिया और सैफुर रहमान की रिकमेंडेशन से चीफ ऑफ नेवल स्टाफ बन गए। उन्होंने तो कभी कोई कमांड भी नहीं की, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड, जो कि बहुत जरूरी होती है। ये पहले चीफ हैं जिन्होंने कोई एडमिनिस्ट्रेटिव कमांड नहीं की और चीफ बन गए। इन्होंने सबसे पहले मेरे पे शुरू मुझसे किया। इनको पता था कि इसने फला अजीज अलवी को पकड़ा हुआ था, और उन्होंने अलवी से ही शुरू कर दिया। अलवी को बुलाया, सारी कहानी कोकअप की, मुझे एक लेटर बनाया और उसमें कहा कि जी एक इन्वेस्टिगेशन हो रही है, कमांडिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन। मेरी तो कमांडिंग ऑफिसर, मैं तो रिटायर हूं, मेरी तो कमांडिंग ऑफिसर, मेरा तो कोई कमांडिंग ऑफिसर नहीं है। मगर इन्होंने कहा कि जी कमांडिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन हो रही है, आप प्लीज आके हमारी मदद कर दें। वो लेटर भी मेरे पास है कमांडिंग ऑफिसर इन्वेस्टिगेशन का। तो ये इन्वेस्टिगेशन है, ये बोर्ड ऑफ इंक्वायरी नहीं है। किसी भी चीज के लिए इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आपको इसमें कुछ निकलता है, फिर बोर्ड ऑफ इंक्वायरी बनाई जाती है। और बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए जरूरी है कि चार्जेस बने, बोर्ड ऑफ इंक्वायरी के लिए जरूरी बनी है एक कोर्ट बने, एक मेंबर्स बने, और उसके बाद ये हर जो बंदा है वो उसके सामने आके, जो जिसके खिलाफ केस होता है, वो उसके सामने आके बयान देता है कि ये चीजें इसने की हैं। और डिफेंस के लिए जो जिसके ऊपर इल्जामात होते हैं उसको इजाजत होती है कि वो उससे क्रॉस एग्जामिनेशन करे। ऐसी चीजें करने के बाद